आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा था घर वहीं बारिश की है। आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा था घर वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिज्ञानपुर में। आज हम आपको जो फिजिक्स का जो रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल पढ़ाया जा रहा है साइंस में, फिजिक्स का अगला पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे गति के बारे में। तो गति के बारे में आप पढ़ेंगे और आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज आप सभी का जो दूसरा चैप्टर है वो है गति, ठीक है ना, मोशन। इसमें हम आप सभी को क्या पढ़ाएंगे, देखिए, अदिश राशि, सदिश राशि, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, प्रक्षेप गति क्या होता है, वृत्ति गति क्या होता है, और आपको बताएंगे कोणीय वेग। और स्पेशल में आपको बताएंगे कि जो गति के समीकरण हैं, जो 3 समीकरण दिए गए हैं, उसके बारे में हम आप सभी को बताएंगे, ठीक है। तो सबसे जो पहला टॉपिक है वो क्या लेते हैं, अदिश राशियां। सबसे पहले कौन, अदिश राशि। तो अदिश राशि कहते किसे हैं, अदिश राशि कहते किसे हैं। तो ये बताइए यहां पर क्या है, अ प्लस दिश। इसका मतलब है जिसमें दिशा न हो, जिसमें दिशा न हो, यानी ऐसी राशियां जिसमें दिशा न हो वो कौन सी राशियां कहलाती हैं, अदिश राशियां। लेकिन एक चीज बता रहे हैं आपको कि यहां पर परिमाण तो होता है, परिमाण होता है। परिमाण का मतलब जो मान होते हैं ना, मान वो फिक्स होता है, लेकिन इसकी जो दिशा होती है वो नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है अदिश राशि में। जैसे आपका अगर बात करें उदाहरण की, क्योंकि आप में उदाहरण ही पूछा जाता है, परिभाषा तो पूछा नहीं जाता है, उदाहरण ही पूछा जाता है कि कौन सा उदाहरण है। तो बता रहे हैं आपको, कार्य, समय, द्रव्यमान, वैद्युत धारा, ताप, ठीक है, दाब, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब के सब अदिश राशियां हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है। बाकी आगे भी जो आएंगे उस समय हम आपको बताते जाएंगे कि कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है कि कौन अदिश राशि है। अगर दूसरी बात करें कि सदिश राशि, तो अब बताइए सदिश राशि क्या होता है। तो सदिश राशि में क्या कह रहा है ये, कि जिसमें दिशा हो, इसका मतलब दिशा होना चाहिए और आपके जीवन में भी दिशा होना चाहिए, ठीक है ना। तो तभी आप सदिश राशि कहलाएंगे। तो याद रखे रहेगा, इसका मतलब है जिसके जीवन में एक दिशा है वो एक प्रकार की कौन सी राशि है, सदिश राशि है। जैसे बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, इन सभी की परिभाषा भी हम आपको बताएंगे। आवेग, ठीक है ना, ये सब कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं, ठीक ना। जो इसका उदाहरण है वो ये है, आप नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन यही आता भी है, क्वेश्चन यही आता है कि निम्न में से बताइए कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है। यहाँ पर देखिए अंतिम में अगर ग आ रहा है, वेग, संवेग, आवेग, ग आ रहा है, तो कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ये भी आप याद रखे रहिएगा, ठीक है ना। अगर बात करें त्वरण, अगर यहीं पर आ जाए कोणीय त्वरण, तो ये महाराज ये बताइए यो तो क्या है, क्या है, ये भी तो एक त्वरण है ना एक प्रकार का, तो ये भी सदिश राशि हुआ, ठीक है, याद रखे रहेगा। तो सदिश राशि और अदिश राशि आपको बता दिया गया कि सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां जिसमें दिशा हो और परिमाण हो, सॉरी जिसमें दिशा ना हो लेकिन परिमाण हो, वो क्या कहलाती है, अदिश राशि। लेकिन जिसमें क्या हो, दिशा भी हो और साथ साथ परिमाण भी हो, ठीक ना। परिमाण और परिणाम में अंतर होता है, ठीक है। तो परिमाण भी हो वो क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। तो इसके उदाहरण बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, आवेग, कोणीय त्वरण, ये सब इसके उदाहरण हो गए, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, और ये दूरी। अच्छा बात करें अगर दूरी, तो दूरी एक कैसी राशि है, अगर यहां पर हम लिखते हैं तो दूरी एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसमें लिख देते हैं, ठीक ना। और विस्थापन कैसी राशि, एक सदिश राशि, विस्थापन में एक दिशा होती है। तो अभी इसके आगे बता रहे हैं हम आपको कि वो सब क्या होते हैं, ठीक है ना। इसको आप नोट करते रहिएगा, ठीक है ना। इसके उदाहरण ही पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये त्वरण वाला ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये त्वरण
कि त्वरण कैसी राशि है, तो कैसी राशि दोस्तों, सदिश राशि है, ठीक ना। और अभी आपको बताया अंतिम में क्या है, गो आए गो आए गो आए, तो कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग, किस टॉपिक पर, दूरी पर, कि आखिर दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, ठीक है ना, विस्थापन क्या होता है। तो आगे उसके बाद से बताएंगे कि चाल और वेग, और इसमें अंतर क्या होता है, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, दूरी, डिस्टेंस जिसको बोलते हैं आप, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, ठीक है ना। दूरी क्या होता है देखिएगा, मान लीजिए यहां पर आप हैं, बिंदु ए है यहां पर, यहां से आपने यहां चला, बिंदु बी पर पहुंच गए, बिंदु ए से कहां पहुंच गए, बिंदु बी पर पहुंच गए। तो जब ये आप थे, ये यहां पर, आप यहां पर पहुंचा है, चलिए आप ही है यहां पर पहुंचा है। तो जब कोई एक व्यक्ति किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंच रहा है, तो उसके बीच की जो लंबाई है, जो लेंथ है, जो क्या है, लंबाई है, इसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्या बोल रहे हैं कि जब एक व्यक्ति एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु पर जा रहा है, तो उसके द्वारा जो मार्ग की लंबाई तय की जा रही है ना, कुछ दूरी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अरे महाराज आप बताइए, कहीं आप जाएंगे तो आपको उससे लंबाई तय करेंगे कि नहीं तय करेंगे, बिल्कुल तय करेंगे। तो वही क्या है, वही उस वस्तु की क्या होती है, दूरी होती है, ठीक है ना। अगर बात करें विस्थापन के, भी हम आपको अंतर भी बताएंगे, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, अभी आपको परिभाषा बता रहे हैं, ठीक ना। तो विस्थापन क्या है कि यदि कोई व्यक्ति यहां से यहां गया, ठीक है ना, जैसे ये देखिए, अगर यहां से यहां जा रहा है और यहां जा रहा है, तो ये भी तो एक दूरी तय कर रहा है, ये भी एक लंबाई है कि नहीं है, ये तो एक लंबाई यहां पर, एक लंबाई यहां पर। अगर बात करें यहां से यहां गया और ये आया, तो ये सब क्या है, इसकी लंबाई है, और इसी को उस व्यक्ति द्वारा जो तय की गई लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अगर वही व्यक्ति ऐसे यहां पर एक बार एक बिंदु से लेकर बी बिंदु पर आया, और बी बिंदु से किस बिंदु पर चला जाए, सी बिंदु पर चला जाए, तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अब तक क्या कर रहा है, ये लंबाई तय कर रहा है, अब तक यहां पर क्या कर रहा है, लंबाई तय कर रहा है। तो अभी तक तो ये दूरी है, अभी तक क्या है, ये दूरी है। लेकिन जब इन दोनों मार्ग, मान लेते हैं एक मार्ग है, मार्ग एक है और ये मार्ग दो है, इन दोनों के बीच की न्यूनतम, तो ये बताए न्यूनतम यही ना होगा, यही है न्यूनतम, यही क्या है, न्यूनतम, न्यूनतम क्या, मार्ग की लंबाई, ठीक है ना। तो जब एक व्यक्ति किसी एक बिंदु से जाता है और दूसरे बिंदु तक पहुंचता है, तो उसके द्वारा न्यूनतम दूरी को, उस व्यक्ति के द्वारा न्यूनतम दूरी को या न्यूनतम लंबाई को, जो सबसे कम से कम जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे ये ए से लेकर के सी तक, ए से सी तक, यही क्या है, विस्थापन है, ठीक है ना। और अगर कभी आ जाए विस्थापन का मान निकालने के लिए, तो आपको हम यहाँ पर एक बता भी दे रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जरा बताइए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो ये कर्ण होता है, अगर कर्ण यहाँ पर अगर देखा जाए तो कर्ण ही तो न्यूनतम लंबाई है, ठीक है ना। तो कर्ण का वर्ग होता है लंबाई के वर्ग और चौड़ाई के वर्ग, अर्थात ये वाला दूरी और ये वाला दूरी। आप चाहे तो कभी भी विस्थापन अगर दे दें कि ये 3 है, सॉरी ये 4 मान लेते हैं और ये 3 है, तो जरा बताइए विस्थापन कितना होगा। तो यहाँ से जब निकालेंगे आप रख करके, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और 16 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 किसका अंडर रूट होता है, 5 का। तो जो आपका विस्थापन आएगा वो कितना आएगा, 5। इस पर सवाल पूछा गया है कि विस्थापन बताइए, ठीक है ना। यदि एक व्यक्ति द्वारा ए से लेकर के बी तक 4 मीटर चला जा रहा है, बी से लेकर के सी तक 3 मीटर चला जा रहा है, मात्रक का बहुत जरूरी है, मात्रक यहाँ पर फिजिक्स में लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो 3 मीटर जा रहा है, तो जरा बताइए वो उसका विस्थापन कितना होगा। तो आप निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, उसका विस्थापन कितना होगा, 5 मीटर होगा, ठीक है। तो ये हो गया दूरी कि किसी, अब आते हैं कंक्लूजन पर, इसका परिभाषा और इसमें कुछ अंतर कि दूरी क्या होता है, किसी व्यक्ति द्वारा तय की गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, और किसी व्यक्ति द्वारा न्यूनतम, उस मार्ग की न्यूनतम दूरी को, ठीक ना, क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक ना। ये याद रखिएगा। पहला तो परिभाषा अंतर हो गया। दूसरा, ये कैसी राशि होती है, तो दोस्तों ये होती है अदिश राशि। कैसी होती है, अदिश राशि होती है।
कैसी होती है? अदिश राशि। और ये कैसी होती है? सदिश राशि। इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, और इसमें दिशा नहीं होती है, केवल और केवल परिमाण होता है। पहला चीज। दूसरा, दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है, शून्य नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है, ये याद रखे रहिएगा, विस्थापन शून्य हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है। ये तीन अंतर है, एक तो दूरी और एक विस्थापन, इसकी परिभाषा हो गई। एक की ये दूरी अदिश राशि है और यह सदिश राशि है, और तीसरा कि दूरी शून्य कभी नहीं हो सकती है, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। और आपने वो सुना होगा, अभी जब आगे बताएंगे कि जरा बताइए कि जब कार्य बताएंगे, अभी तो इसमें नहीं है, अगले वाले चैप्टर में जब आएगा कार्य, कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब एक व्यक्ति एक मार्ग पर अपने सर पर बोझ लेकर के जा रहा है, तो बताइए वो कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उस समय आपको बताएंगे कि वो व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, उस समय हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया आपका दूरी और विस्थापन, इसका मतलब आपका दूरी और विस्थापन भी क्लियर है, ठीक है। परिभाषा नहीं आता है, जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो ये बनता है, क्या बताओ विस्थापन विस्थापन शून्य हो सकता है कि नहीं। तो बिल्कुल विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी शून्य नहीं हो सकती है। तो पाइथागोरस प्रमेय भी आपको बता दें, यहां पर अगर विस्थापन से सवाल बनेगा तो आप उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला हम आपको बता रहे हैं क्या, चाल और वेग। अब चाल और वेग में क्या अंतर है, ठीक है ना। चाल की परिभाषा भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, अभी हम आपको बता रहे हैं अभी इसके जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है इसका, वहीं से हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं चाल और यहाँ पर आ जाते हैं वेग, ठीक है। अभी इसमें भी हम आपको परिभाषा भी बता रहे हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, ठीक है। परिभाषा को अभी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। देखिएगा, समझिएगा, जब समय नीचे हो, ठीक है ना, जब समय नीचे हो तो कैसे कहेंगे हम, किसी वस्तु द्वारा, क्या बोले हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में किसी तय किए गए दूरी को चाल कहते हैं। समझिएगा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय, जब ये समय नीचे रहेगा तो इसको दर भी कहते हैं या हम एकांक समय कहते हैं, वही यहां पर भी कहेंगे। तो एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, उस वस्तु की चाल कहलाती है। वैसे यहां पर बताइए जरा सा, यहां पर क्या हो जाएगा, एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, उस वस्तु का वेग कहलाता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि दूरी की समय दर को, या आप दूसरे तरीके से परिभाषा कर सकते हैं कि दूरी की समय दर को चाल कहते हैं। वैसे यहां पर क्या हो जाएगा, विस्थापन की समय दर, समय दर माना होता है कि समय से भाग दिया जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो विस्थापन की समय दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी परिभाषा कि एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। और एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। एक तो इसका ये अंतर हो गया, ठीक है। फार्मूला भी आपके सामने लिख दिए, सूत्र भी लिख दिए। उसके बाद से जो अंतर होता है दूसरा, वो कौन सा, तो आपको हम बताए थे, चाल जरा बताइए कौन सी राशि है, चाल कौन सी राशि है जरा बताइए। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। और वेग कैसी राशि है, अभी हम आपको बताए थे कि ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, बताया था ना। इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन इसमें केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है। दूसरा ये बताइए, अभी हम इसके पहले आपको बताए थे ना, क्या बताए थे, जरा याद करिए, जरा दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए। और हम आपको बताए थे क्या कि दूरी शून्य नहीं हो सकती है। तो जब दूरी शून्य नहीं हो सकती है तो चाल भी शून्य नहीं हो सकती है, ठीक है महाराज, चाल भी शून्य नहीं हो सकती है। लेकिन यहां पर क्या बताए थे, आपको बताए थे कि विस्थापन शून्य हो सकता है। तो अगर विस्थापन शून्य हो जाएगा तो महाराज आप बताइए, यहां पर शून्य रख देंगे, शून्य बटा समय, तो शून्य नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो कौन शून्य होगा,
हम नहीं, बेग। तो बेग शून्य हो सकता है, बेग शून्य हो सकता है। ठीक है, अगर विस्थापन शून्य हो जाएगा तो बेग भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी किसी भी वस्तु की जो चाल होती है वो शून्य कभी नहीं होती है और बेग शून्य हो सकता है। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे ये आपको बता दे रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहले तो आप परिभाषा जानिए इसका, कभी कभी तो इसका परिभाषा भी पूछा गया है, ठीक ना, कि जरा बताइए बेग क्या होता है। बेग अच्छा 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा बेग क्या होता है, तो वो क्या होता है, विस्थापन की समय दर क्या कहलाता है, बेग कहलाता है। या आप ऐसे कर सकते हैं, एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन ही उसका बेग कहलाता है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या, कि चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है, और बेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। चाल शून्य नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि दूरी शून्य नहीं है, तो बेग शून्य हो सकता है। सो बेग शून्य क्यों हो सकता है, क्योंकि विस्थापन शून्य हो सकता है। इसके पहले भी हम आपको बताए थे। तो यहाँ पर भी क्लियर है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं, तो इसका मतलब आपका कंप्लीट हो गया चाल और बेग। अब आता है त्वरण, ठीक ना। तो त्वरण क्या होता है, अभी देखिएगा त्वरण का परिभाषा आप कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, अभी उसको भी आप देखिएगा। और यहां से ना जो एक क्वेश्चन बनते हैं, अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन समझा रहे हैं शुरुआत में कि अनुपात वाले कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे कुछ क्वेश्चन तो सिंपल ही आ जाते हैं, ठीक ना, इस पर नहीं बताया, अभी त्वरण पर बता रहे हैं आपको। तो जो अगला जो है वो त्वरण है, ठीक है ना, क्या है, त्वरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, ठीक ना। इसी वजह से इसको ए लिखा जाता है, ठीक है, इसी वजह से इसको ए लिखा जाता है। अभी नीचे लिख दे रहे हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है, जरा बताइए कि त्वरण बराबर क्या होता है। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय, बल्कि इसको समयांतराल आप कह सकते हैं, समयांतराल, ठीक है। अर्थात अगर इसको हम कहें ए, तो वेग में परिवर्तन यानी भी होता है, तो वेग में परिवर्तन तो होता है डेल्टा भी, ठीक है ना, यहाँ पर डेल्टा भी, और डेल्टा भी बटे डेल्टा टी, ये होता है त्वरण का फार्मूला। लेकिन सिंपली हम लोग कैसे लिखते हैं, अभी आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं ए बराबर भी बटा टी, ठीक है, ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं कि ये बराबर भी बटा टी। वरना सोचेंगे डेल्टा उल्टा कहां से आ गया, डेल्टा महाराज कुछ नहीं है। डेल्टा का मतलब जानते क्या है, जैसे डेल्टा भी, तो डेल्टा भी का मतलब होता है V2 माइनस V1, चलिए उसको भी बता रहे हैं। और डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1, अर्थात जो अधिक रहेगा उसी में से आप इसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो वहां से त्वरण निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, यहां पर आ जाते हैं त्वरण। त्वरण की जरा परिभाषा बताइए क्या होगा। अभी हम आपको बताएं कि समय कहाँ है, नीचे है, समय कहाँ नीचे। अगर इसका जनरल परिभाषा लिखा जाए तो हम लोग यही लिखेंगे कि त्वरण बराबर वेग बटा समय, है ना। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, ठीक ना, एकांक समय में जितना वेग में परिवर्तन हो रहा है, जितना वेग वो ले रहा है, वही उस वस्तु का क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो यहां पर आ जाइए और देखिए कि एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा उसके वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। एकांक समय अंतराल द्वारा उस वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या बोले हैं, वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है ना महाराज। तो क्या है बोले हैं कि वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि कैसी राशि है, आखिर ये राशि कैसी है। तो राशि कैसी है ये, कि ये कौन सी राशि है, अभी आपको बताए थे ये सदिश राशि है, ठीक है ना। ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। त्वरण बताइए शून्य हो सकता है कि नहीं, तो ये बताइए वेग, अभी हम आपको बताए थे इसके पहले कि यहाँ पर वेग बताए थे ना, तो चाल शून्य नहीं हो सकता, वेग शून्य हो सकता है। तो जब वेग शून्य हो सकता है तो ये हमारा त्वरण काहे नहीं शून्य हो सकता है, बिल्कुल शून्य हो सकता है। यहाँ पर शून्य रखेंगे तो शून्य नहीं हो जाएगा, तो ये शून्य हो सकता है। शून्य क्या लिख रहे हैं हम, सॉरी, शून्य हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो शून्य हो सकता है, तो त्वरण शून्य हो सकता है और यह एक सदिश राशि है, ठीक है। अच्छा अब बताइए जरा सा, मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है ना, वो जा रहा, दौड़ता जा रहा, तेज धीमे धीमे स्पीड होता है। जैसे आप बाइक चलाते हैं ना, तो आप उसकी स्पीड 1 गियर 2 गियर 3 ऐसे धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाते हैं,
एक बाइक है तो आप उसकी स्पीड क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक बाइक है, ठीक ना, तो इसकी स्पीड आप क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जाते। जब हम वेग बढ़ा रहे हैं तो उस समय जो वेग में परिवर्तन हो रहा है उसी की समय दर को त्वरण कहते हैं। लेकिन आप देखते होंगे आखिर जब गाड़ी आप चला लेंगे तो क्या उसको रोकेंगे नहीं क्या, कि चलती जाएगी। हाँ, कह दीजिए हाँ चलती का नाम गाड़ी है, नहीं। तो जब हम रोकेंगे किसको, उस गाड़ी को, तो उस समय क्या होगा, यानी जब हम गाड़ी को अब क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक ना। और जब हम रोक रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब घट रहा है तो वही जो त्वरण है वो क्या हो जा रहा है, ऋणात्मक हो जा रहा है। और यहाँ पर त्वरण कैसा था, धनात्मक था। यानी जब वेग में परिवर्तन बढ़ता जा रहा है, जो हो रहा परिवर्तन, तो उस समय त्वरण धनात्मक होगा। और जब वेग में कमी होएगी तो उस समय जो त्वरण होगा वो ऋणात्मक होगा। तो जब त्वरण ऋणात्मक होगा तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मित्र मंदन। क्या कहते हैं, मंदन। तो त्वरण का जो ऋणात्मक होता है वो क्या होता है, मंदन होता है। इसका मतलब अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि यदि वेग में लगातार वेग के जो परिवर्तन हो रहा है लगातार कम हो रहा है, लगातार वेग घट रही है, समय एक फिक्स समय अंतराल में अगर वेग में कमी हो रही है तो वहां पर वो त्वरण न कहला करके क्या कहलाता है, मंदन। और मंदन का प्रश्न आया है आप में, ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि मंदन होता है वो। चलिए, तो यहां पर हम आपको बता दिए त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन। ये सब आपको बता दिए, सदिश राशि है, शून्य हो सकता है। और अगर त्वरण ऋणात्मक हुआ तो मंदन, और त्वरण पॉजिटिव है तो वो त्वरण तो है ही, ठीक है ना। यहीं पर हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं, ठीक ना। जरा इन सब चीजों को मिटा करके कुछ क्वेश्चन बताते हैं जो आप में आते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या आते हैं, एक तो सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल। आप देखते होंगे कि आपके रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना। तो ए बराबर, अभी हम यहां पर आपको लिखे थे, ए बराबर वी बटा टी, ठीक है। यहां से एक तो क्वेश्चन आ जाएगा कि यदि किसी वस्तु का वेग दिया है, मान लेते हैं वेग दिया है, वेग भी दिया है, कितना दिया है, मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अभी हम त्वरण का मात्रक आपको नहीं बताया, ठीक है ना, दूरी का भी मात्रक नहीं बताया, विस्थापन का भी मात्रक नहीं बताया, है ना। एक बार चलिए वहां से मात्रक बता देते हैं, दूरी का। दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी के बराबर आप क्या लिखे थे, जरा बताइए। दूरी बराबर क्या लिखे थे आप, विस्थापन बराबर क्या लिखे थे। तो दूरी बराबर क्या होता है, तय की गई मार्ग की लंबाई। तो दूरी का जो मात्रक होता है वो हम आपको पहले बता देते थे कि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब वैसे ही विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, मीटर, क्योंकि एक प्रकार की लंबाइयां ही तो है, तो इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर। चाल का नहीं बताया है, तो जरा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो जरा बताइए, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड। अब आते हैं वेग पर, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा समय, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। विस्थापन भी तो एक प्रकार की दूरी है, अभी यहाँ पर मात्रक है ना मीटर, तो मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। तो ये हो गया कुछ मात्रक, ये हो गया मात्रक किसका, चाल का, ये हो गया मात्रक, क्योंकि मात्रक भी पूछे जाते हैं, ठीक ना। चलिए अब आते हैं, अब तो त्वरण है ना, त्वरण का मात्रक कभी हम लोग ज्ञात कर लिया जाएगा। तो जरा बताइए, यहां पर त्वरण का अगर मात्रक की बात करें तो त्वरण का मात्रक क्या होगा, यहां पर होगा वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे भी एक सेकेंड है, तो जब यही सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, मात्रक क्या होगा त्वरण का, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एकदम याद रखे रहेगा। क्वेश्चन पूछा था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि त्वरण का मात्रक बताओ, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक बताओ, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि वेग का मान दिया गया है 10 मीटर, और अगर कह दे कि जो इसमें लगा समय है, जो समय अंतराल है वो कितना है, अगर कह दे 5 सेकेंड, तो जरा बताइए त्वरण क्या होगा। तो ये महाराज बताइए ना त्वरण क्या होगा। तो हमें पता है कि वेग कितना दिया है 10 मीटर, तो हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, और समय कितना दिया 5 सेकेंड, तो 10/5, और इससे कटेगा तो 2। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब त्वरण कितना हुआ, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
ये हो गया सिंपली सॉल्व। फॉल कैसे आता है कि यदि किसी एक वस्तु द्वारा तय किया गया वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है तथा उस वस्तु में लगा समय, जो उसको जाने में लगा समय कितना है, 5 सेकंड है, तो जरा बताइए उस वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो ये क्वेश्चन तो ऐसा लगता है कि लंबा चौड़ा है, लेकिन नहीं, देखिए आपको फार्मूला पता है, आपने तुरंत रख दिया है। ठीक है, हमें एक बराबर पता v बटा टी, वेग बटा समय होता है, वेग का मान ऊपर है, समय का मान, देखिए कितना आसानी से लगा दिया। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। जो इस पर दूसरा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन बना भी लीजिएगा। यहां पर अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 बता देना, अब क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, इसे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा बताइए कि ये जो ए है वो ये भी ऊपर है ना, तो भी के क्या है, समानुपाती। इसी को क्या कहेंगे, समानुपाती। क्या कहेंगे, समानुपाती। और अगर उल्टा होता, जैसे ए क्या है, टी के व्युत्क्रमानुपाती, तब इसको क्या कहेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक ना। अभी एक बार बताएंगे, इसमें समझा रहा हूं आपको कि क्या आता है। ठीक है, तो कह रहा है ए क्या है, वेग के, ये वेग है ना, वेग के क्या है, समानुपाती। इसका मतलब जब ए बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। इसका मतलब जब त्वरण बढ़ेगा तो दोस्तों वेग भी बढ़ेगा। कहेगा हम तुमसे कम नहीं, तुम बढ़ करके तो देखो। अगर हम बिना बढ़े तो कहना ये कौन कह रहा है, वेग कह रहा है। तो वेग अगर बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा, तो त्वरण कहेगा तो तुम बढ़ोगे तो हम भी बढ़ेंगे। ठीक है ना। वहीं पर अगर समय कम हो रहा है तो देखिए उल्टा है, तो समय कम हो रहा है तो त्वरण भी क्या होगा, अगर ये समय कम हो रहा तो त्वरण बढ़ेगा, क्योंकि उल्टा है ना। अगर समय कम तो त्वरण अधिक, और त्वरण अगर कम तो समय अधिक। इसका मतलब है त्वरण कम अगर होगा तो समय क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है ना, याद रखे रहेगा। त्वरण कम होगा तो सॉरी क्या बोल रहे हैं, हाँ, त्वरण कम होगा तो समय अधिक होगा। ठीक है, चलिए। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछा जाता है कि यदि किसी, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि यदि किसी वस्तु का त्वरण बढ़ा दिया जाए तो उसके वेग में परिवर्तन क्या होता है। तो आप देखते होंगे कि 4 ऑप्शन आता है कि वेग घटेगा, वेग बढ़ेगा, वेग अपरिवर्तित रहेगा। हम कुछ नहीं कह सकते। अरे महाराज काहे नहीं कुछ कह सकते, काहे नहीं कहेंगे, आप कहेंगे। तो अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण भी क्या होगा, बढ़ेगा। बिल्कुल आप कहिए, अब कैसे घटेगा, और इसी में तो लड़के कंफ्यूज रहते हैं। ठीक ना। तो आपको समझ में आया क्या हमने बोला है कि इस पर जो प्रश्न एक बनता है, ठीक ना, कि यदि किसी वस्तु का त्वरण बढ़ा दिया जाएगा तो वेग क्या होगा। तो बिल्कुल एकदम साध के निशाना मारिएगा कि वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। अगर त्वरण बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा, और त्वरण अगर बढ़ेगा तो समय क्या होगा, घटेगा। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है इस पर वो भी बता रहे हैं। ठीक है ना, वो भी बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे यहां पर भी है। अगर हम बात करें कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल अगर बढ़ेगा तो दूरी भी क्या होगी, बढ़ी रहेगी, तभी तो चाल बढ़ेगा ना, समय घटी रहेगी। ठीक है, चलिए। तो यहां पर आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर जो ये समय है, समय और सॉरी त्वरण बराबर वेग बटा समय, अगर कह दे कि जो वेग है, यहां पर हम मान ले रहे हैं 2 वेग हैं, ठीक है ना, एक है v1 और एक है v2, और जो समय है यहां पर समय, और समय क्या है, एक है t1 और एक है t2। तो जरा देखिए यहां पर अगर हम त्वरण को भी मान लें कि यहां पर 2 त्वरण की बात हो रही हो, एक a1 और एक a2, तो यहां पर आपका एक परिभाषा हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। जरा समझिएगा इस पर क्वेश्चन कैसे आता ना, अभी समझिएगा। ये क्वेश्चन बार बार आता है, और एक समझ लेंगे ना तो आगे के जितने भी फार्मूले बताते जाएंगे सब आप समझते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जरा, तो त्वरण को अगर हम मान लें a1 बटा a2, तो दोस्तों a1 बटा a2 हो गया। अरे हो गया कि नहीं। अरे v को हम क्या माने, अब v1 बटा v2, 2 वेग की बात हो रही है, अब 2 त्वरण की बात हो रही है, तो ऊपर v1 बटा v2, और एक बड़ा सा जो ये बटा है, बड़ा सा बटे लगा दिए। आज समय क्या है, t1 बटा t2, t1 बटा t2। सोच रहे हैं क्या t1 v1 a1 ये सब क्या हो रहा है, अरे रुकिए ना, सब्र करिए। तो ये देखिए v1 ये क्या हो जाए, ये बगल का बगल में जाता है, और ये कहाँ जाता है, ऊपर, तो ये हो जाएगा t2 ऊपर चला जाएगा, और ये v1 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, v1 बटा हाँ t1 बटा ये सॉरी t1, और ये हो जाएगा v2। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं।
अब देखिए जरा a1 बटा a2 बराबर क्या आया, v1 बटा v2 गुणे t2 बटा t1। समय क्या हो गया है, उल्टा हो गया यहां पर, ठीक है। अब यहां से सवाल कैसे बनता है वो हम आपको बता रहे हैं, सवाल बनता है कैसे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। सवाल आखिर इसमें पूछता क्या है, क्या मतलब है इसका, सवाल पूछता है और आप लोग छोड़ करके चले जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि यदि किसी वस्तु के वेग में जो अनुपात है वो अनुपात है 3:4 और जो समय का अनुपात है वो 2:3, तो जरा बताइए उसके त्वरण का अनुपात कितना होगा। वैसे क्वेश्चन आता आया कि नहीं आया आप में क्वेश्चन, जरा बताइए आया कि नहीं आया है। तो क्वेश्चन आता है कि त्वरण का अनुपात बताओ कब, जब वेग का अनुपात दिया हो 3:4 और समय का अनुपात दिया हो 2:3। तो हम भी क्या करते हैं, सवाल को देखते हैं, नजर मिलाते हैं और नजर हटा करके अगले क्वेश्चन पर चले जाते हैं। अब आपको ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए क्वेश्चन लगाते हैं। तो कैसी जरूरत पड़ेगी, तो अब हमें पता है कि a1 बटा a2 यही तो पूछा जा रहा ना, त्वरण का अनुपात ही पूछा जा रहा ना। तो त्वरण का अनुपात बराबर हम लिखेंगे क्या, वेग का अनुपात यानी v1 बटा v2। तो v1 बटा v2 यही v1 है, यही v2 है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, देखिए कितना आसान तरीके से 3/4 गुणे उसके बाद से क्या करेंगे t2 बटा t1। t2 बटा t1, ये t1 है, ये पहला समय है, ये दूसरा समय है। तो t2 बटा t1 तो 2/3 होगा कि 3/2। t2 बटा t1 है ना, तो 3/2 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये, 3 त्रिका 9 और 4 दूना 8, तो 9:8। ये क्या है, a1:a2 यानी उनके त्वरण का अनुपात है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग छोड़ करके चले जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो ये समझ में आना कि हम कैसे लगाए हैं, a1 बटा a2 बराबर क्या हुआ, v को ऊपर रख दिए, t वाला और नीचे रख दिए, और इसी को जब कर दिए तो बगल वाला बगल में गुणा करता है तो नीचे वाले को तो ऊपर जाना ही पड़ेगा ना। जब ये बगल वाला बगल को देख रही है तो नीचे वाले को ऊपर वाले को देखना ही पड़ेगा, है ना। आदमी स्थायित्व तो चाहता ना, केमिस्ट्री का नियम है, आदमी स्टेबिलिटी खोजता है, कोई भी संसार का कोई भी पदार्थ स्टेबिलिटी खोजता है। तो ये बगल वाला जब बगल में चला गया तो यो कहेगा ना हम भी तो कहीं जाएंगे। तो यहाँ से एक आपका ये रिलेशन बन गया और इसी रिलेशन से आपका क्वेश्चन पूछा गया कि वेग का अनुपात ये है, समय का अनुपात ये है, तो जरा बताइए क्या होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका त्वरण, यानी 3 क्वेश्चन भी आपको हमने यहाँ पर दिखा दिया। त्वरण पूरी तरीके से कंप्लीट है, ठीक ना। आप क्वेश्चन को चाहे तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। त्वरण हो गया। इसके बाद से हम आपको बताते हैं प्रक्षेप गति क्या होता है और वृत्ति गति क्या होता है, फिर कोणीय वेग क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद से भी गति के समीकरण भी बताना है, तो उस पर जल्दी जल्दी चलते हैं। तो इसको अब आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रक्षेप गति क्या होता है, अब अगला प्रक्षेप गति है ना। तो प्रक्षेप गति आप देखे होंगे कि जब कोई चीज आप हवा में फेंक रहे होंगे, ठीक है, जैसे होता है आपको पता है, जैसे बम गिराया जाए अगर एरोप्लेन से, तीर से, धनुष से तीर छोड़ा जाए, ठीक ना। तो ये सब किसके उदाहरण, प्रक्षेप गति के। इसका मतलब है जरा देखा जाए प्रक्षेप गति आखिर होता क्या है, तुम भी बता दो कि तुम क्या होते हो। तो प्रक्षेप गति आते हैं, ठीक है ना। किसी समतल में, ठीक है ना, किसी समतल में किसी पिंड द्वारा या वस्तु द्वारा वक्र गति, जो वक्र गति होता है, कैसी गति, वक्र गति, ठीक है ना। तो ये कौन सी गति है, वक्र गति है। कौन सी गति है, वक्र गति है। तो इसी गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। और ये कहाँ हो रहा है, समतल में। कहाँ हो रहा है, समतल में। तो जब किसी वस्तु द्वारा समतल में एक वक्र गति हो तो उसी को क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। तो ये थोड़ी ना आता है, परिभाषा पूछा जाता है कि प्रक्षेप गति का जो पथ होता है वो कैसा होता है, एकदम याद रखे रहिएगा, परवलयाकार होता है। पैराबोला जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, पैराबोला, ठीक है ना, पैराबोला, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रक्षेप गति का जो पथ होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तो आप देखते होंगे कि आप यहां से किसी को ऐसे पत्थर उठा करके ऐसे मारिए तो उसका जो गति होगा वो ऐसे होगा, ऐसे करके ऐसे गिरेगा, समझ में ना। तो वो कैसा होगा, इसी तरीके से कुछ होगा कि नहीं होगा, ए है ए बी है तो इसी तरीके से कुछ होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। जैसे हम धनुष ऐसे चला करके मार रहे हैं इधर से ऐसे, अब वो जाएगा तो एक ऐसा ए
ऐसा एक पथ बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो परवलयाकार पथ होगा। फिर उसके बाद मान लीजिए कोई एरोप्लेन है, वहां से बम गिरा जा रहा है, तो तुरंत ऐसे सीधा थोड़ी गिरेगा, ऐसे खचाक ऐसे थोड़ी नहीं गिरेगा, कैसे गिरेगा, एक ऐसे एक पथ बनाता जाएगा, ठीक है ना। तो वही क्या होगा, वो उसका जो पथ होता है परवलयाकार होता है। तो प्रक्षेपगति का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। और अगर पूछे कि कौन, उसको उदाहरण बताइए, तो आपको बता देंगे कि जो धनुष से तीर छोड़ा जाता है, एरोप्लेन से जो बम गिराया जाता है, ये सब क्या, एक गेंद को फेंका जाता है, एक बैटमैन एक क्रिकेट गेंद को मारता है तो वो जो 6 रन जाता है, तो वो सब क्या है, परवलयाकार पथ है, ठीक ना। तो आप उसके उदाहरण भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका प्रक्षेपगति। वृत्तिगत यहीं पर बता देते हैं। वृत्तिगत क्या होता है, वृत्तिगत क्या होता है, जब कोई एक वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करे। वृत्ताकार बना ना हो, अंडाकार तो नहीं बन गया, चलिए आप दिमाग में बनाइएगा वृत्ताकार, ठीक ना। तो कैसी गति करे, वृत्ताकार मार्ग पर गति करे, तो उस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किस मार्ग पर गति करे, वृत्ताकार मार्ग पर गति करे, वृत्ताकार मार्ग, ठीक है ना। लड़कों को देखते नहीं है, 1600 आर्मी वाले है ना, 1600 का जो मीटर है ना, इनकी रेस होती है, तो एक होता है ना, उन्हें गोला दिया था, 400 मीटर का एक गोला दिया था, उसी में वो दौड़ते हैं। तो उनका जो पथ है वो कौन सा है, वृत्ताकार मार्ग वाला पथ है। तो उसी प्रकार उसमें जो गति कर रहे हैं वो दौड़ रहे हैं ना, तो कौन सी गति है, वृत्ताकार गति है, वृत्तीय गति है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और बता रहे हैं, इनकी हर एक बिंदु पर इनकी जो गति होती है वो बदलती है। क्या होती है, गति इनकी बदलती, हर एक बिंदु पर। यहाँ पर इसमें कई बिंदु है ना, ये सब बिंदु है, सब इस पर गति ऐसे बनेगी, इस पर गति ऐसे बनेगी, समझ रहे ना। तो इसकी जो गति है वो प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, बदलती है। आज 1600 मीटर दौड़ने वाले जो लड़के होते हैं उनसे आप पूछिए ना, या आप खुद दौड़िए ना कभी वृत्त में, तो आप देखेंगे कि एक समान गति से आप नहीं जा पाएंगे। और अगर वृत्त पर आप एक समान गति से जा रहे हैं तो उस प्रकार की जो गति को कहते हैं वो हम कहते हैं एक समान, ध्यान से समझिएगा, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने मोटरसाइकिल को 1 नंबर में ले जा रहे हैं, आप एक गियर लगा करके और एक ही कर रहे हैं, नहीं हम इसी से ले जाएंगे, हम इसी तरीके ले जाएंगे, तो उस प्रकार की जो गति होगी वो एक समान वृत्तीय गति होगी, ठीक है ना। यहां तक आपका हो गया। तो वृत्ताकार मार्ग में ये ध्यान दीजिएगा कि ये हर बिंदु पर इसके जो हर बिंदु पर जो इसकी गति है वो बदलती रहती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि हर एक बिंदु पर अगर गति बदल रही है तो किस प्रकार की गति होगी, तो होगी वो वृत्तीय गति, ठीक है ना। और प्रक्षेप गति भी आपको हम बता दिए, वृत्तीय गति भी बता दिए, ठीक है ना। तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या बताना है, कोणीय वेग। क्या बताना है, कोणीय वेग, ठीक ना। तो कोणीय वेग क्या होता है, ठीक ना। तो कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग के बाद से आपको बताना है गति के समीकरण। गति के समीकरण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इस वजह से बिल्कुल गति के समीकरण को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कोणीय वेग क्या होता है अब आपको ये बता रहे हैं, आपको बताते हैं कोणीय वेग। ये सब तो हो गया है ना, त्वरण भी हो गया, प्रक्षेप गति और वृत्तीय गति भी हो गया। अब आपको बता रहे हैं कोणीय वेग। तो कोणीय वेग क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो अभी हम आपको पहले भी बताए थे कि कोणीय वेग क्या होता है, सदिश राशि होता है, आपको पहले भी बता दिए थे। तो कोणीय वेग को हम कहते हैं ओमेगा से। ये क्या है, ओमेगा, क्या है, ओमेगा, ठीक है, इसको ओमेगा बोलते हैं, डब्लू मत मानिएगा, ठीक है ना, ओमेगा। तो ओमेगा बराबर होता है थीटा बटे टी। क्या होता है, थीटा बटे टी। मान लेते हैं ये एक वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है ना। यहाँ पर ये एक कोण है, जैसे कोई एक बिंदु यहाँ से यहाँ चला आ रहा है, सॉरी कोई एक वस्तु ए से बी तक आ रहा है, तो ई बताइए इसके द्वारा एक दूरी तय की जा रही है, तो इस पर एक कोण भी तो बन रहा है। और कितने समय में, अगर बात करें समय की, तो समय ले रहा है टी। तो इसका मतलब परिभाषा कैसे बनाएंगे कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में जितना दूरी कोण बना करके तय की जा रही है वही उस वस्तु का क्या होगा, कोणीय वेग होगा, ठीक है ना, याद रखे रहेगा। अगर बात करें कि यदि ये जो अगर ये वस्तु है अगर एक चक्कर अगर n में पूरा कर रहा है, अगर ये जो वस्तु है वो क्या कर रहा है, एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो अगर हम मान लेते हैं एक चक्कर को n, तो जरा बताइए कि एक वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो वो बनता है 360। तो 360 डिग्री का कोण बना और वो एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो क्या हो गया एक। और अगर कई चक्कर पूरा कर रहा है तो n, और इसी को हम लिख सकते हैं कि हम इसको क्या लिखते हैं, 2πn, ठीक है। ये 2πn क्या है, आखिर ये 2πn क्या है, तो ये जो 2πn है यही आपकी है
कोणीय, ये जो दूरी है ये पूरा दूरी है और इसी को हम कहेंगे कोणीय चाल। क्या कहेंगे? कोणीय चाल। तो बात करें एक और, हम यहीं पर फार्मूला आपको बता दे रहे हैं कि रेखीय चाल क्या होता है। तो रेखीय जो चाल होता है वो होता है, अगर यहां से हम जो चल रहे हैं कोणीय चाल वो तो चल ही रहे हैं और साथ साथ में इसकी त्रिज्या के साथ तो चल रहे हैं। ये ऐसे यहाँ आएगा ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाती है तो पूछा क्या जाता है, ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई n इंटू आर। और ई बताइए 2 पाई n ये क्या है, यही तो कोणीय चाल है। तो यहां पर ये हो गया कोणीय चाल गुणे त्रिज्या। तो आपको ये जरूरत है, ठीक है ना। आप में जो आएगा वो ये आएगा कि रेखीय चाल बराबर क्या होता है, कोणीय चाल गुणे त्रिज्या। और डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि अच्छा ये भी देखिए, अगर अभी आपको बताएं कि रेखीय चाल बढ़ेगा तो कोणीय चाल क्या होगा, बिल्कुल ये भी बढ़ेगा क्योंकि अनुपात समानुपाती है ना ये, ठीक ना। त्रिज्या अगर बढ़ जाएगा तो रेखीय चाल बिल्कुल बढ़ जाएगा। अब ज्यादा घूमना हो आपको, ऐसे ज्यादा घूमना हो तो आपको बताइए रेखीय चाल नहीं बढ़ जाएगा। ज्यादा घूमना और थोड़ा सा घूमना ऐसे घूम लेंगे, ठीक है ना। तो रेखीय चाल बराबर होता है कोणीय चाल गुणे त्रिज्या। कोणीय चाल बढ़ेगा तो रेखीय चाल भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कोणीय वेग। और जिसे कोणीय वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये भी क्वेश्चन है कि कोणीय वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। और ओमेगा बराबर होता है थीटा बटे टी। और एक कैसी राशि है, बिल्कुल सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है ना। ठीक है, तो कोणीय वेग अर्थात शून्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणे त्रिज्या। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस पर अगर क्वेश्चन बने तो आप इसको लगा सकें, ठीक है ना। इसके बाद से हम आते हैं गति के समीकरण, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो गति के समीकरण, और अगर बात करें पाई, जरा बताइए पाई को सबसे पहले किसने खोजा था, पाई का मान कितना होता है 100। अगर डिग्री में बात करें तो पाई का मान कितना होता है 180। और अगर अनुपात में बात करें तो पाई का मान कितना होता है, यहां पर लिख दे रहे हैं पाई का मान कितना होता है, एक होता है 180। डिग्री में बात करें अदरवाइज 22/7, ठीक है। तो इसका खोज किसने किया था, पाई का खोज किसने किया था, तो किसने खोज किया था, आर्यभट्ट। कौन, आर्यभट्ट, ठीक है ना, याद रखिएगा पाई का खोज करता आर्यभट्ट। अब आते हैं स्पेशल गति के समीकरण पर। तो गति का जो समीकरण है ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। तो गति का जो समीकरण है वो है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। अभी सब बता रहे हैं कि क्या होता है, v क्या होता है, ये क्या होता है। दूसरा जो गति का समीकरण है वो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो तीसरा है वो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। जरा इधर आइए, v जरा देखते हैं कि क्या है, ये सब है क्या। u क्या है, प्रारंभिक वेग, क्या है, प्रारंभिक वेग u है। इस पर क्वेश्चन बनते हैं, इस वजह से आपको बता रहा है, ठीक ना। u क्या है, प्रारंभिक वेग। a क्या है, त्वरण है, ठीक है। t क्या है, समय है। v क्या है, अंतिम वेग। अरे भाई आपका अंतिम वेग भी तो होगा, कहीं से आप जाएंगे तो कहीं अंतिम में पहुंचेंगे तो, हाँ। तो यश क्या है, यश भी बच रहा ना, एक प्रकार की उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। अब तो कुछ नहीं बच रहा होगा, ठीक ना। तो यू क्या प्रारंभिक वेग है, ए क्या है त्वरण है, टी क्या है समय है, भी क्या है अंतिम वेग है, और यश क्या है दूरी है। तो ये फार्मूले हैं, v बराबर u प्लस ए टी, यश बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, नो डाउट। अब यहां से क्वेश्चन बनता क्या है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग इतना है, त्वरण दिया हो, समय दिया हो, क्या आप अंतिम वेग नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर u का मान दिया है 10 तो 10 मीटर पर ऐसे रख लेंगे ना, a का मान दिया और t का मान दिया तो रख लेंगे। यानी जब मान दिया रहेगा तो आप इस पर रख सकते हैं, ठीक है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और एक क्या है, अगर ये बताइए अगर यहाँ पर u जो प्रारंभिक वेग है वो शून्य कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, तब क्या बनेगा, तब आपका बनेगा v बराबर ए टी, बनेगा कि नहीं बनेगा। यहां पर अगर शून्य कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा, यश बराबर ये शून्य हो जाएगा तो शून्य गुणे टी शून्य हो जाएगा, तो क्या बचेगा उधर वाला हाफ ए टी स्क्वायर। और यहां पर अगर यू शून्य किया जाएगा तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2as। ये है पहला कंडीशन, जब प्रारंभिक में क्या किया जाए, शून्य किया जाए, ठीक है।
इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला बात करें, यदि यहां पर बात करें, यदि त्वरण को ऋणात्मक कर दिया जाए, तो अभी हम आपको बताए थे त्वरण ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, मंदन होगा। तो अगर त्वरण को ऋणात्मक कर दिया जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, v बराबर u, ये प्लस था ना ये, तो क्या हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण ना, तो u माइनस ए टी, और यहां पर क्या हो जाएगा, यस बराबर ये क्या हो जाएगा ut, और यहां पर ये a माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर बात करें यहां पर तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, a ऋणात्मक हो गया तो ये u स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, इसका मतलब अगर शून्य किया जाए प्रारंभिक वेग को तो ये बनेंगे समीकरण। यहां से आप डायरेक्ट, कभी कभी क्वेश्चन करता है कि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य हो, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या हो, शून्य हो, और त्वरण दे रखा हो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और समय दे रखा हो 5 सेकेंड, तो कह रहा अंतिम वेग बताओ, तो जरा बताना अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 10 गुणे 5 कर देंगे तो 50 हो गया, और क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो जरा बताना कितना इजी हो गया है। अब वही क्वेश्चन आ जाता है कि यदि एक, ऐसे कितना बड़ा सवाल देगा, लगेगा कि कितना बड़ा सवाल है, यदि एक किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य कर दिया जाए, हम भी शून्य हो जाते हैं, क्यों शून्य होंगे भाई, यदि प्रारंभिक वेग शून्य कर दिया जाए और त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो और समय 5 सेकंड लग रहा हो, तो जरा बताइए अंतिम वेग क्या होगा। अरे महाराज अंतिम वेग बता देंगे, नहीं, v बराबर u जब शून्य कर दिए तो लो v बराबर at, तो जब v बराबर at तो कहे नहीं लगा लेंगे भाई हम, तो v बराबर at ले, a का मान लिख 10, अब t का मान 5, तो 10 बचे 50 है ना, तो 50 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेग का मात्रा मीटर प्रति सेकंड, तो ऐसे समय लगा लेंगे। ठीक है ना, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर क्या होता है, अगर ये हम रेखीय गति करते हैं, ये कब है, जब हम रेखीय गति कर रहे हो, माने जमीन पर चल रहे हैं। अब बताइए, हवा में उड़ा दें आपको, आइए हवा में उड़िए। अगर अब हम ऊर्ध्वाधर गति करें, कौन सी गति करें, ऊर्ध्वाधर गति करें, तो एक ही जगह पर क्या हो जाएगा, एक ही जगह पर हो जाएगा दोस्तों g, और g को ही कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, आगे भी आएगा ये गुरुत्वीय त्वरण, ये भी एक प्रकार की सदिश राशि है। ठीक है ना, तो गुरुत्वीय त्वरण, और इसी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका मान होता है जी का, आगे बताएंगे हम आपको। तो अगर ए को जी कर दिया जाएगा तो जरा बताइए यहां पर समीकरण में क्या चेंज हो जाएगा, यहां पर समीकरण में क्या चेंज हो जाएगा, जरा बताइए यहां पर क्या लिख दें, कहां लिख दें इसको, कहां लिख दें, कई जगह तो नहीं है। ठीक है, यहां पर हम आपको बताते हैं, तो v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, v बराबर u प्लस जी टी, इन सब चीज को मिटा देते हैं। ठीक ना, ये तो त्वरण वाला शून्य हो ही गया, तो इन सबको मिटाते हैं। ठीक है, इसको तो आपने नोट कर ही लिया था। हाँ, ये एक तो आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब इस बार क्या हुआ है कि ए जो है वो जी में बदल गया है, तो जरा बताइए अगर ए जी में बदल जा रहा है तो ए जी क्या, जी ए का मान जी, ए बराबर जी टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ क्या जी, ए जी टी स्क्वायर, और यहाँ पर भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 क्या जी यस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, अगर यहां पर भी अगर प्रारंभिक वेग शून्य कर दिया जाए तो वही बात, v बराबर क्या हो जाएगा जी टी, यहां पर अगर प्रारंभिक वेग शून्य कर दिया जाएगा तो यस, सॉरी हाँ एक चीज और बता रहा है, यहां पर एक और बदलता है, एक तो a बदलता है g में और एक यश बदलता है यच में, क्योंकि अब दूरी थोड़ी ना तय करेंगे, अब तो ऊंचाई तय करेंगे, है ना, अब बिल्कुल आप ऊंचाई तय करेंगे जरूर। ठीक है, तो यश बराबर यच, तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर यच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये यच हो जाएगा, तो यच क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो यच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वैसे यहां पर हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g यच। ठीक है ना, 2g यच, तो ये हो गया आपका, कोई दिक्कत इसमें, नो डाउट। अगर ये शून्य हो गया तो ये बता दिए, अगर ये ऋणात्मक हो जाएगा तो यहाँ पर ऋण लगा लेंगे, यहाँ पर ऋण लगा लेंगे, यहाँ पर ऋण लगा लेंगे। ठीक ना, तो ये सब आपके जो गति के समीकरण हो गए ये यहाँ तक हो गए। ठीक है, अब आपको इसके बाद बताएंगे, ये सब चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, ये सब टॉपिक कंप्लीट हो गए, गति का समीकरण भी कंप्लीट हो गया। अब गति के समीकरण से सवाल आता है, ठीक ना, तो ये आप याद रखे रहिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, चलिए
अब आप सभी को गति का समीकरण बता दिए, गति बता दिए, गति के बारे में जितनी परिभाषाएं हैं उस पर बता दिए, सवाल जो आता है वो भी बता दिए, कौन कैसी राशि वो भी बता दिए। अब आपको अगले क्लास में मिलेगा, जो अगला चैप्टर है वो है क्या है, गति के नियम। क्या है, गति के नियम। तो बिल्कुल एकदम यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। तो गति के नियम आपको पढ़ना है और गति के नियम में ही पढ़ाएंगे। जब बल, तो एकदम आपको पूरा बलपूर्वक समझाएंगे, अपने तरीके से समझाएंगे चीज़ों को कि आपको कैसे समझना है, ठीक ना। तो आप सभी को एक गति का नियम बल अगले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो हम चलते हैं, ठीक है। तो अगले सीरीज में आपको मिलते हैं। और आप सभी लोग हाँ कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपको कैसा क्लास लग रहा है वो जरूर बताइए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, लाइक भी जरूर कर दीजिए, दबा के लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।